वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं। उसके बाद हमने बात की डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स की, उनकी हैप्टिसिटी की, कितने इलेक्ट्रॉन एक एक लिगेंड डोनेट करता है मेटल को, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेटल कार्बोनिल्स की। मेटल कार्बोनिल्स यानी कि ऐसे स्पीसीज, ऐसे कॉम्प्लेक्सेज जिनके अंदर मेटल का बॉन्ड बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यानी मेटल के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनते हैं वो होंगे मेटल कार्बोनिल। अब मेटल कार्बोनिल्स की तीन बहुत खास बातें हैं, पहले वो जान लेते हैं, फिर हम देखते हैं मेटल कार्बोनिल के बारे में। सबसे पहली बात जो है मेटल कार्बोनिल की वो ये है कि जो कार्बोनिल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ना तो नेगेटिव चार्ज ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग लिविस बेस। जब कोई स्ट्रॉन्ग लिविस बेस ना हो तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, यानी कार्बोनिल एक वीक लिविस बेस होने के बावजूद मेटल से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों होता है वो चीज हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये बात है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ये खास बात है। दूसरा कि जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होंगे यानी मेटल कार्बोनाइल्स होंगे, इनके अंदर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो लो होगी, इवन +1, 0 और -1, -2 भी, यानी कि बहुत लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मेटल के कार्बोनिल से मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। थर्ड कि जितने भी मेटल कार्बोनिल हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं। ये तो हो गई तीन खास बातें कि ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि कार्बोनिल जो कि एक वीक लिविस बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। दूसरी बात कि मेटल जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जनरली होता है जितने भी स्टेबल मेटल कार्बोनिल्स हैं। और तीसरा ये कि जितने मेटल कार्बोनिल हैं ऑलमोस्ट 100 या कहूं मैं 99% तो जरूर ही फॉलो करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। अब बात करते हैं कि हम जो ये मेटल कार्बोनिल है ये कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। अगर बेसिकली ये देखें कि नंबर ऑफ मेटल एटम के हिसाब से तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। सेकंड होता है बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। और थर्ड है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल वो मेटल कार्बोनिल जिनके अंदर एक मेटल एटम और बाकी कार्बोनिल लिगेंड, लाइक MnCO5 नेगेटिव। अगर इस फॉर्म में देखें तो इसमें क्या है, एक मेटल और 5 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं। FeCO5 एक मेटल 5 कार्बोनिल। CrCO6 एक मेटल 6 कार्बोनिल। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं कार्बोनिल, यही नहीं कि 5 या 6 ही होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ऐसी मेटल कार्बोनिल जिनके अंदर एक मेटल एटम होगा वो क्या होंगे, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। सेकंड है बाई न्यूक्लियर लाइक Mn2CO10। Mn2CO10 का मतलब क्या है, 2 मैग्नीज 10 कार्बोनिल, यानी कि कितने, 2 मेटल है तो बाई न्यूक्लियर, 2 मेटल है तो बाई न्यूक्लियर। CO2 CO8 2 कोबाल्ट और 8 कार्बोनिल, तो यहां भी कितने होंगे, 2 न्यूक्लियस, 2 मेटल मतलब 2 न्यूक्लियस, 2 मैग्नीज हैं या फिर 2 कोबाल्ट हैं। बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स के अंदर 2 से ज्यादा मेटल एटम होंगे एक ही मॉलिक्यूल में, लाइक Fe3CO12। इसके अंदर क्या है, 3 आपके आयरन है, यानी
क्या है, दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो गए, दो से ज्यादा मेटल हो गए, ये पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है। CO4CO12 ये भी क्या है, इसके अंदर 4 कोबाल्ट है, ये भी पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है। अब एक और तरीके से हम इनको बोल सकते हैं, जो मोनोन्यूक्लियर या फिर बाइन्यूक्लियर है, अगर हम कंपेयर करें तो मोनोन्यूक्लियर को बोलेंगे लोअर मेटल कार्बोनिल, लोअर मेटल कार्बोनिल, और पॉलीन्यूक्लियर को बोलेंगे हायर मेटल कार्बोनिल। लाइक अगर लोअर बोलना है यानी कम न्यूक्लियस होंगे, और हायर बोलोगे तो ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। इस तरीके से भी हम इनको डिवाइड करते हैं, लोअर मेटल कार्बोनिल्स एंड हायर मेटल कार्बोनिल्स। ये तो था कैटेगराइजेशन। अब बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो प्रिपरेशन है मेनली 3 टाइप की रिएक्शन में डिवाइडेड है। 3 टाइप की रिएक्शन, पहली रिएक्शन है डायरेक्ट सिंथेसिस। जो डायरेक्ट सिंथेसिस है उसके अंदर डायरेक्ट क्या है, आपका मेटल कार्बन का बॉन्ड बनता है। लाइक आपके पास मेटल का पाउडर है, मेटल के फाइनली डिवाइडेड पाउडर के साथ आपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को क्या किया, हीट किया, या फिर इलेक्ट्रिक आर्क में रखा, तो वहां पे क्या होगा, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है निकल। फाइनली डिवाइडेड निकल पाउडर के साथ जब कार्बोनिल रिएक्शन करता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है हीट करने पे इलेक्ट्रिक आर्क में, तो NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनता है। सिर्फ यही नहीं है, चाहे मैं आयरन की बात करूं तो 5 कार्बोनिल के साथ हीट करने पे ये FeCO5 बनाता है। मेटल पहले किसी से बॉन्डेड नहीं थी, फाइनली डिवाइडेड पाउडर था, किस लिए, ताकि मेटल का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा रहे, ज्यादा जगह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सके, इसलिए हमने मेटल को फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में लिया है। ये मेथड है डायरेक्ट सिंथेसिस। पहले बॉन्डिंग नहीं थी, बाद में कार्बोनिल से ही बॉन्डिंग बनी। सेकेंड मेथड है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, हम रिड्यूस करते हैं, यानी मेटल पहले क्या होगी, कुछ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, उसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लाते हैं और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड बनाते हैं। लाइक आपके पास CrCl3 हो, क्रोमियम क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप इसको रिड्यूस करो। रिड्यूस करने का मतलब है आप इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा रहे हो, इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा रहे हो। क्या क्या मेथड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाने के, अल्कली मेटल का लाइक NaHg, अल्कली मेटल का हमने क्या ले लिया, अमेलगम ले लिया। अल्कली मेटल के अमेलगम रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, तो ये रिड्यूस कर देते हैं ऐसे मेटल्स को। तो या तो NaHg ले रखा हो या एल्यूमिनियम ले रखा हो, एल्यूमिनियम भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये क्या करेंगे, चाहे सोडियम अमलगम है या फिर एल्यूमिनियम है, ये सब इनको रिड्यूस करेंगे। किसकी प्रेजेंस में रिड्यूस करवाएंगे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में रिड्यूस करवाएंगे। तो जैसे जैसे ये रिड्यूस करवाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, मेटल कैटायन का एक क्लोराइड एनायन के साथ बॉन्ड वीक होता जाएगा। जैसे जैसे इनका बॉन्ड वीक होता जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड इनको रिप्लेस करती जाएगी, यहां पे बन जाएगा CrCO6। ठीक है, यानी कि आप रिडक्शन करवा रहे हो। हमने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का साल्ट लिया था मेटल का, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने रिडक्शन करवा दिया, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड पहले लगे हुए थे उनको रिप्लेस करती जाएगी और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो मेटल कार्बोनिल बनेगा। अब अकेला यही एग्जांपल नहीं है, और भी हो सकता है, लाइक FeCl3 है। FeCl3 भी जब रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, तो FeCO5 प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, रिडक्शन करवाएंगे हम, अपनी मेटल का जो साल्ट है उसको रिड्यूस करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, वो
लिगेंड्स को रिप्लेस करेगी और हमारे पास मेटल कार्बोनिल प्रिपेयर हो जाएगा। एक और मेथड है, थर्ड मेथड, जिसको बोलते हैं थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस के अंदर जो आपके लोअर मेटल कार्बोनिल हैं, लोअर मेटल कार्बोनिल हैं या फिर लो न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं, LNCC, लो न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर उनको हीट किया जाए तो HNCC यानी हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लाइक मैं FeCO5 को हीट करूं तो Fe2CO9 बनता है। अगर मैं CO2CO8 को हीट करता हूं तो CO4CO12 बनता है। तो इस तरीके से लो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस को हीट करके थर्मोलिसिस से हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा सकते हैं। तो ये बेसिक 3 मेथड थे, 3 रिएक्शन थी, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शंस की, कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो कैसी कैसी रिएक्शंस देते हैं। जो सबसे कॉमन रिएक्शन है मेटल कार्बोनिल की वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका कार्बोनिल लिगेंड है मेटल कार्बोनिल के अंदर, लाइक FeCO5 की ही मैं बात करूं तो ये रिप्लेस हो जाए किसके साथ, दूसरे लिगेंड के साथ। दूसरा लिगेंड कैसा, लाइक PPS थ्राइस, ये क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। स्ट्रक्चर देखें, फोस्फोरस के ऊपर एक ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। हालांकि जो ये तीनों के तीनों फिनाइल ग्रुप हैं वो एक प्लेन में नहीं होते, अलग अलग प्लेन में होते हैं, लेकिन 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। जो फोस्फोरस है वो डोनर एटम का काम करेगा, यहां से फोस्फोरस क्या करेगा, डोनर एटम का काम करेगा, ये आयरन के साथ अटैच होगा, यहां से कार्बोनिल रिप्लेस हो जाएगा। यानी क्या बनेगा, अगर आपके मान लिया 2 PPH3 इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो FeCO3 PPH थ्राइस, ये कितने बार, 2 बार, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। PPH थ्राइस जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लाइक कार्बोनिल। तो ये हो गया। लाइक आपके पास और भी कोई कंपाउंड हो, Mn2CO10, जब ये PPH3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या देता है, Mn2CO4 PPH3 6। तो इस तरीके से जो लिगेंड है वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है किसको, कार्बोनिल्स को। कार्बोनिल को रिप्लेस करके लिगेंड पोजीशन ले लेता है। ठीक है, ये तो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। सेकंड जो है वो है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर मेटल कार्बोनिल से मेटल कार्बोनिल एनायन बनते हैं, मेटल कार्बोनिल एनायन बनते हैं। सपोज करो आपके पास कॉम्प्लेक्स है FeCO5, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी एक न्यूक्लियोफाइल से यानी OH नेगेटिव से। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये देखेगा कि सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहां पे ये अटैक कर सके, यानी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ढूंढेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ढूंढता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तो इसे दिखता है जो कार्बोनिल का कार्बन है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये जाके अटैक करता है कार्बन के ऊपर। अगर ये कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा तो FeCO4 और एक कार्बोनिल का जो कार्बन था जो अटैच था उस वो क्या है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ जाके क्या हो गया, अटैच हो गया। आयरन ने कार्बन से बॉन्ड बना ही रखा है। अब इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल, ये नेगेटिव चार्ज -1 चार्ज, तो जो इनके जोड़ने से बनेगा उसके ऊपर भी कितना आएगा, टोटल -1 चार्ज। अब इसके अंदर से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है और H पॉजिटिव निकल जाता है। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा FeCO4 ये कॉम्प्लेक्स प्लस में CO2 प्लस में H पॉजिटिव, चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहां पे ऑन द होल -1 था, यहां भी ऑन द होल -1 था, तो यहां भी ऑन द होल -1 ही होगा। ये न्यूट्रल स्पीसीज है, कोई चार्ज ही नहीं, काउंट करने की जरूरत नहीं। एक इस पे चार्ज होगा, इस पे चार्ज है, यहां अगर +1 चार्ज है, ऑन द होल -1 बनना है, तो इस पे कितना चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा। तो इस तरीके से आपको जो ये स्पीसीज मिली है, ये मेटल कार्बोनिल का एनायन है, नेगेटिव चार्ज इस मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो। एक और तरीका है, आपके पास मान लिया MnCO5 है। MnCO5 अगर आप इसको NaHg सोडियम अमलगम में रखते हो, तो सोडियम अमलगम क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा MnCO5-1। ये भी क्या बन गया? मेटल एनायन कॉम्प्लेक्स। यानी या तो आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ या फिर इसको वैसे ही रिड्यूस कर दो। तो इन तरीकों से आप मेटल कार्बोनिल का एनायन बना सकते हो। एक और है कि मेटल के बीच में बॉन्ड कैसे बनाया जाए। मेटल के बीच में बॉन्ड कैसे बनाया जाए, मेटल मेटल बॉन्डिंग करे। तो इस तरीके की रिएक्शन में आपको ऐसे साल्ट या ऐसे कंपाउंड लेने पड़ेंगे जिनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। एग्जांपल देखते हैं, लाइक आपके पास है MnCO5Cl। MnCO5Cl के अंदर क्या होगा? क्लोरीन के ऊपर अगर -1 चार्ज है, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं, तो मैग्नीज पे क्या है? +1 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस कॉम्प्लेक्स पे क्या है? ऑन द होल पॉजिटिव चार्ज। यहां नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं दूसरी स्पीसीज से, लाइक NaMnCO5, सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस पूरी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज, यानी मैग्नीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाएगी तो NaCl तो निकल जाएगा, क्या बनेगा? MnCO5 सिंगल बॉन्ड MnCO5, यानी कि Mn2CO10 बनेगा। तो मेटल मेटल बॉन्ड कब बनेगा? आप सुटेबल रिएजेंट लो, इस तरीके की रिएक्शन करवाओ, मेटल मेटल बॉन्ड भी बनेगा। तो ये था प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। अब बात करते हैं बॉन्डिंग की, यानी कि जो मेटल कार्बोनिल हैं उनके अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। जो मेटल कार्बोनिल है उनके अंदर आपको पता है मेटल का बनता है CO से बॉन्ड। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा ऑर्बिटल मेटल को डोनेट करता है, पहले तो वो देखते हैं। यानी हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। देखो, आपको पता है जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, उसके आउटर या फिर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो उतनी ही लोअर होगी, उतना ही वो स्टेबलाइज करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर ये वाला लेता हूं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी। अगर मैं 2s ऑर्बिटल की बात करूं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल नीचे होगा और कार्बन का 2s ऑर्बिटल ऊपर होगा। फिर ऑक्सीजन का जो 2p ऑर्बिटल है वो इससे तो ऊपर ही होगा, और जो कार्बन का 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये जो 2s है, कार्बन के अंदर क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन के अंदर होता है 1s2 2s2 2p4। तो 1s2 को तो हम स्किप ही कर रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं 2s2 एंड 2p2 2s2 एंड 2p4। 2s2 का मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2p4 है,
तो 2, 3 और 4, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 एंड 1 2। यानी ये क्या है, px py pz कर लो, px py pz कर लो, और s तो है ही। अब किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, देखो जो ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो है वो बहुत कम है, और जो कार्बन का 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी उसके मुकाबले ज्यादा है। ऐसे ही जो ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है, कार्बन का 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है। जब इनकी जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है तो उस टाइम पे जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, यानी मिक्स्ड ओवरलैपिंग होती है। तो मिक्स्ड ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल है ये इंटरेक्ट तो करता है कार्बन के ऑर्बिटल से, इंटरेक्ट तो करता है, एनर्जी तो इसकी लोअर डाउन रहती है, लेकिन ये नॉन बॉन्डिंग यानी नॉन बॉन्डिंग रहता है, लाइक जैसे कि बॉन्डिंग स्टेट में ना हो। ठीक है, उसके बाद जो 2s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी जो 2p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, यानी कार्बन का 2s और ऑक्सीजन का 2p, ये क्या करते हैं आपस में मिक्स करते हैं, ये क्या करते हैं आपस में मिक्स करते हैं। जब ये इनके साथ मिक्स करते हैं तो यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, और टोटल कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 3 तो ये 3 ये 6 और एक 7, तो 7 ऑर्बिटल किस तरीके से बनते हैं, एक तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, उसके बाद 2 पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये कौन सा है सिग्मा बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्डिंग, उसके बाद जो ऊपर है पहले पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार और उसके बाद सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से कितने ऑर्बिटल हो गए, हमने कितने लिए हैं, 3 3 6 और एक 7 ऑर्बिटल लिए हैं, लेकिन बने कितने हैं ये 3 और 3 6। एक और ऑर्बिटल बनता है जो यहां से लोअर एनर्जी का होता है, ये वाला ऑर्बिटल। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, अब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग की कोशिश करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे फिल करने रहते थे। देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में थे नॉन बॉन्डिंग रहे, वो एज इट इज कहां चले गए, यहां चले गए, यानी ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 2 टोटल 4, और यहां पे 2 और 2 4, कितने 8 इलेक्ट्रॉन हैं, फिल करने की कोशिश करते हैं। 8 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां अहवाव के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, तो 2 2 4 2 6, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे, इस ऑर्बिटल में, और ये क्या है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, यानी ये ऑर्बिटल भी कौन सा है नॉन बॉन्डिंग, और ऊपर वाले क्या है एंटी बॉन्डिंग, वो खाली है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1/2 एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, ये भी नॉन बॉन्डिंग है, ये भी नॉन बॉन्डिंग है, तो 6/2 बराबर है कितना 3, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। और जो सबसे ज्यादा एनर्जी हो लेकिन फिल्ड अप ऑर्बिटल हो कौन सा है, एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ये जो ऑर्बिटल है ये सबसे ऊपर से ऊपर भरा हुआ ऑर्बिटल है। एनर्जी ऑर्डर की बात करें, सबसे ऊपर भरा हुआ का मतलब है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी होमो कहां पे है यहां पे है। और सबसे नीचे से नीचे खाली कौन सा है, ये वाला है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ऐसा ऑर्बिटल खाली वालों में सबसे नीचे कौन सा है पाई स्टार है, और भरे हुए में सबसे ऊपर कौन सा है, ये नॉन बॉन्डिंग है। अब जब हम बात करते हैं ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन से वाले डोनेट किए जाते हैं, जो सबसे ऊपर वाले होंगे, नीचे से उठा के थोड़ी कोई डोनेट कर देगा, ये वाले करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पहले देखते हैं इसका कैरेक्टर किस साइड है, इसका ऑक्सीजन की तरफ कैरेक्टर है या फिर कार्बन की तरफ। ये देखो इसका जो एनर्जी वैल्यू है वो किसके अप्रोक्सीमेट है, कार्बन के अप्रोक्सीमेट है। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास हैं, जिनको ये डोनेट करेगा। तो बॉन्डिंग किसके थ्रू होगी,
कार्बन के थ्रू होगी। जब ये कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होगी, कार्बन का ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, ये मेटल को डोनेट होगा। यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये नॉन बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये जो क्या है, इसके साथ ओवरलैपिंग करता है। हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होती है, तो यहां क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहां पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद हमने जो तीन इंटरेस्टिंग बातें की थी, किसके बारे में? मेटल कार्बोनिल के बारे में। तो सबसे पहली बात यही थी कि जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, वो हम सपोज नहीं करते कि इतना स्ट्रांग होगा, फिर भी बहुत स्ट्रांग होता है कि मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होगी और कार्बोनिल के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड भी बनाएगी। तो उसका रीजन कहां से निकल के आता है? इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकल के आता है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब इसने बॉन्डिंग की, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की, तो सिग्मा बॉन्ड बना। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसने जो पाई बॉन्ड बनाए, पाई बॉन्ड बनाए, ये किसके बीच में रहे? कार्बन और ऑक्सीजन के। लाइक अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन को थोड़ा सेपरेट लिखता हूं, ये तो सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड ऐसे हैं। अब जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो यहां पे हैं, तो पाई एंटी बॉन्डिंग कहां होंगे? इस कार्बन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर। जिनकी सिमेट्री मैच कर जाती है वो ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेते हैं, जिनकी सिमेट्री मैच नहीं करती वो रिस्पेक्टिव एटम पे रह जाते हैं। लाइक यहां पे अगर पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव लोब, यहां पे अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव होता तो ओवरलैपिंग ही हो जाती, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही होता। यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, तभी तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बना, ये एंटी बॉन्डिंग रहे। जिनकी सिमेट्री मैच की वो तो यहां पे बॉन्डिंग में ही आ गए। अब जो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, कौन से वाले हैं ये वाले ऑर्बिटल हैं, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। जब कार्बन अपना नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेटल को डोनेट कर देता है, तो मेटल सोचता है मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लो है, मेरे पास डी में पहले भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर कार्बन मेरे को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो ये अपने जो दूसरे फील्ड डी ऑर्बिटल हैं, फील्ड डी ऑर्बिटल कौन से? डी ऑर्बिटल कैसे होता है? यहां प्लस है तो यहां सामने भी प्लस, यहां माइनस तो यहां सामने भी माइनस। तो इस तरीके के जो ऑर्बिटल हैं, जो कार्बोनिल इसके नजदीक वाला इसके साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। इस ओवरलैपिंग के अंदर ये वाले कौन से हैं? वेकेंट हैं। कौन से हैं? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड के ल्यूमो थे, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल थे। मेटल के डी ऑर्बिटल ने यहां इस तरफ डोनेट की है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो एक और बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड कार्बन मेटल से बना रहा है, दूसरा बॉन्ड मेटल कार्बन से बना रहा है। लेकिन ये चीज ध्यान देने की है कि अगर कार्बन मेटल से बॉन्ड बनाता है, अगर कार्बन मेटल से बॉन्ड बनाता है, तो मेटल सोचता है कि मैं अच्छे से बॉन्ड बनाऊं कार्बन के साथ। जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन मेटल को देगा, मेटल को लगेगा उतनी ही अच्छे से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे को कार्बन को दे देनी चाहिए। यानी जितना सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, उतना ही ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। यानी कि जो बॉन्डिंग की जो नेचर है वो वीक सिग्मा बॉन्ड ना होके स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग हो गई। यानी ये बॉन्ड इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कार्बन टू मेटल वाला बॉन्ड मेटल टू कार्बन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और मेटल टू कार्बन वाला बॉन्ड कार्बन टू मेटल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये जो सेल्फ स्ट्रेंथनिंग है ना, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। SYNERGIC, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक का मतलब होता है कि सेल्फ स्ट्रेंथनिंग। अगर एक बॉन्ड दूसरे को और सपोर्ट कर रहा है और स्ट्रेंथ कर रहा है, यानी ये क्या है, आपस में एक दूसरे को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के स्टेबल होने के यही रीजन है। ठीक है। अब मेटल कार्बन का जो बॉन्ड बना, ये तो हमने किसकी बात की है, जब डायरेक्ट एक बॉन्ड बन रहा है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे ही बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बोनिल के अंदर? नहीं, तीन तरीके से बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बोनिल से। पहला तरीका है कि मेटल कार्बोनिल से अटैच हो,
और वो उस मॉलिक्यूल का एक एंड बना रहा हो, यानी मेटल कार्बन जो बॉन्ड है यहां मेटल कार्बोनिल में एक एंड बना रहा हो, जिसकी बात हमने अभी यहां पे की। दूसरा तरीका हो सकता है कि मेटल ने कार्बोनिल से बॉन्ड बनाया, लेकिन इसी कार्बोनिल के इसी कार्बन के साथ कोई दूसरा मेटल भी बॉन्ड बना रहा है, दूसरा मेटल भी बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, इस मेटल और इस मेटल के बीच में ये क्या बन गया, ब्रिजिंग बन गया, यानी कार्बोनिल क्या हो गया, ब्रिजिंग लिगेंड का काम भी कर सकता है। ये टर्मिनल कार्बोनिल, ये ब्रिजिंग कार्बोनिल। एक और तरीका हो सकता है ब्रिजिंग के अंदर कि ये दो से ज्यादा मेटल के साथ ब्रिजिंग करवाए। लाइक तीन मेटल हो आपके पास, तीन मेटल हो, ये भी इसी के साथ क्या कर रहा हो, बॉन्डिंग कर रहा हो, तो ये कार्बोनिल इन तीनों मेटल के बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से ब्रिजिंग का काम कर रहा है उस तरीके से हम कह देते कि ये डबल ब्रिजिंग कर रहा है या फिर ट्रिपल मेटल के साथ ब्रिजिंग कर रहा है। अब क्या इस ब्रिजिंग से मेटल कार्बन की जो बॉन्ड ऑर्डर है या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस पर कोई फर्क पड़ेगा, या फिर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, वो देखते हैं। हमने बात की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। कार्बोनिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमने देखा कि यहां तक नॉन बॉन्डिंग, नीचे ये बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग, ये लोस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं पाई स्टार के अंदर, तो पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेटल और कार्बन के बीच में जो हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड तक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कि जब मेटल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा था, पहला बॉन्ड कार्बन टू मेटल बन रहा था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेटल बेशक ट्रिपल बॉन्ड रखो, कोई इश्यू नहीं था, जस्ट इसकी डोनेशन थी। लेकिन जब मेटल ने कार्बन से बॉन्ड बनाया, मेटल ने कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन दिए यहां ओवरलैपिंग करके एंटी बॉन्डिंग में, पाई एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग जो थी वो वीक होनी स्टार्ट हो गई। मेटल कार्बन का जब सिंगल बॉन्ड था तो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, जब मेटल ने भी इससे बॉन्ड बनाना शुरू किया तो ये वाला बॉन्ड भी वीक होता चला गया, वीक होता चला गया। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज करती है जब मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड डिस्टेंस की बात करूं तो मेटल कार्बन का बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम होगी, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हो रहा है तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी जो बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड डिस्टेंस है वो बढ़ेगी। जैसे जैसे इनके बीच की बॉन्डिंग बढ़ेगी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, और जैसे जैसे इनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस कम होगी, इनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये है कि किस तरीके से तो अटैच होते हैं कार्बोनिल, और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है, बॉन्डिंग पे किस तरीके से फर्क पड़ता है, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को कैसे तो सपोर्ट करता है। लाइक मेटल टू कार्बन का बॉन्ड कार्बन टू मेटल को सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन और मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, नजदीक आएंगे, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीक होता जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।